बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 100 के लेक्चर नंबर 12 के साथ। बुक का टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स। डेफिशिएंसी कोर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें। कोई मसला परेशानी हो तो कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पिछले लेक्चर में भी दे के आ चुका हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स की अगर आप रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो वो हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, याद रखें, या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें या रोज़ को कॉलम बना दें तो वो हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, यानी कि या तो रोज़ को इंटरचेंज कर दें कॉलम्स के साथ या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें रोज़ के साथ, तो वो आपका ट्रांसपोज बन जाएगा। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, छोटा सा टी डाल देते हैं। ठीक है, छोटा सा टी हम जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर लगा देते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारा ये था, तो अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर छोटा सा टी लगा दें तो ए ट्रांसपोज बन जाएगा। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन थी कि रोज़ को आपने कॉलम्स में बदल दें या कॉलम्स को रोज़ में बदल दें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये देखें, मैं यहाँ पे रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर रहा हूँ, तो ये पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, यानी 8 - 1 3 जो है ये पहले रो थी, अब ये कॉलम बन जाएगी। तो ये देखें ट्रांसपोज में ये जाके कॉलम बन गई 8 - 1 3। अब ये दूसरी रो है 0 0 2, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगी, ये देखें 0 0 2। ये तीसरी रो है 10 4 - 3, तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगी 10 4 - 3। तो ये ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हमने डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। 3/3 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट की मदद से इन्वर्स फाइंड आउट करना है। हम 2/2 का जो इन्वर्स था वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। फार्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए मॉड। ठीक है, 3/3 का यहाँ पे थोड़ी सी तरतीब चेंज होगी। ठीक है, उसका जो एडजॉइंट होगा 3/3 का वो हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करेंगे। 2/2 का तो हम इजीली एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2/2 का कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट, वो इस तरह हम करते हैं कि ये अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दो एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दें। ठीक है, 4 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, और इनकी अलामतें चेंज कर दें। ये दो जो एलिमेंट्स हैं इनकी साइंस को चेंज कर दें, तो ये देखें -1 -3 हो गया, तो ये 2/2 का एडजॉइंट हो गया। ठीक है, अब 3/3 में हम जो एडजॉइंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम को फैक्टर्स को इस्तेमाल करके एडजॉइंट को फाइंड करेंगे। तो ये देखें ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास वही है जो 2/2 के लिए था, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए मॉड। तो यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना वो किसके बराबर है, वो बराबर होता है कि अगर आप तमाम एलिमेंट्स के को फैक्टर फाइंड आउट करें। ठीक है, यानी कि C11 का A11, यहाँ पे एलिमेंट अगर होगा तो वो A11 होगा और उसका जो को फैक्टर होगा वो C11 होगा। यहाँ पे एलिमेंट जो है उसको A12 बोलते हैं, तो यहाँ पे को फैक्टर C12। इसी तरह सारे एलिमेंट्स का हमने को फैक्टर फाइंड आउट करके वो एक मैट्रिक्स बनेगा, और उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए फिर किसके बराबर आ जाएगा, जब हम को फैक्टर का मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज का हमें पता है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। तो ये देखें, ये रोज़ है, इनको मैंने कॉलम बना दिया। ठीक है, ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया। तो जो है वो ए का डिटर्मिनेंट 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है मॉड है वो तो हम पीछे कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल यहाँ पे चीज़ जो है वो आपने थोड़ा सा जो नई चीज़ है वो एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए आपने कैसे फाइंड आउट करना है, पहले हर एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड आउट करें, उसका एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने को फैक्टर बनाएंगे, तो वो हमारे पास 3/3 के को फैक्टर बन जाएंगे। ये देखें, ये C11 C21 C31 ये सारे रिलेटेड एलिमेंट्स के को फैक्टर हैं, यानी ये हमारे पास A32 का को फैक्टर होगा, ये हमारे पास A23 का को फैक्टर है। इस मैट्रिक्स का फिर आपने ट्रांसपोज लेना है तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो ये एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल को देख के आपको अच्छा समझ आएगा। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मेथड के साथ
इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मेथड के साथ ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने इसका अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, यानी अर्जाइंट ऑफ ए हम फाइंड करके उसको ए मॉड से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स ये था। अब इसका पहले एलिमेंट का जो A11 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करें। इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि जिस एलिमेंट का आपने कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है उसके नीचे वाला कॉलम और वो रो ख़त्म कर दें, ठीक है। रो और कॉलम वो ख़त्म कर दें। तो ये देखें इसका रो कॉलम भी ख़त्म हो गया, इसकी रो भी ख़त्म होगी, तो ये चीज़ 2/2 का डिटर्मिनेंट बच गया हमारे पास। ये देखें, तो ये देखें वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। साथ को फैक्टर के हमने एक -1 की पावर लगानी होती है। जो ये हमारे पास दो नंबर्स होंगे ना, यानी 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 लगा देंगे, ठीक है। और साथ ये वाला जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो लगा देना है, ठीक है। -1 की पावर 2 बनेगी तो -1 की पावर 2 1 के बराबर होती है। इसको सॉल्व करें तो ये 0 -2 आ जाएगा, ठीक है। 2/2 का डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता है। तो 0 -2 और 1 से मल्टीप्लाई खाया तो -2 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने C12 इस एलिमेंट का कैलकुलेट करें। C12 इसके नीचे वाली कॉलम भी ख़त्म कर दें और रो भी ख़त्म कर दें, तो ये आ जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 0 और -1 की पावर अब क्या आ जाएगी साथ 1 + 2। ये देखें यहाँ पे 1 और 2 है तो इसकी पावर 1 + 2 आ जाएगी, ठीक है। तो -1 की पावर 3 बनता है, तो -1 की 3, अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो तो वो -1 के बराबर आ जाता है। अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो +1 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे ऑड पावर है तो ये -1 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 0 0 आ गया, तो यहाँ पे दरमियान में माइनस आता है तो 1 × 1 -1, तो ये -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करते करते हमने ये देखे सारे जो को फैक्टर हैं यहाँ पर हमने हर एलिमेंट का मैंने को फैक्टर आपको करके दिखाया है। ये लास्ट एलिमेंट ये वाला जो है इसका को फैक्टर क्या होगा, ये C33 है ना, तो इसका को फैक्टर होगा आपने ये वाला कॉलम छोड़ देना है और ये वाली रो छोड़ देनी है। तो बकाया क्या बचा -2 -1 1 0। ये देखें -2 -1 0 1, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। और इसकी पावर जो होगी पावर होगी C33 है ना, तो C33 होगा -1 इसकी पावर 3 + 3, ठीक है। तो ये साथ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। -1 की पावर 6 1 के बराबर होता है। इसको सॉल्व करें तो ये सिर्फ 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है। ये इस तरह करके सारे आपने को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। हर को फैक्टर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है, वो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, तो इंशाल्लाह ताला ये कोई मुश्किल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ए का मॉड अब हम कैलकुलेट करेंगे। ए का मॉड क्या आ जाएगा, जो मैट्रिक्स था उसके इर्द गिर्द ये मॉड का साइन लगाएं। तो पहली रो से हम इसको रिड्यूस करेंगे, पहली रो से। आप वैसे किसी से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, लेकिन इजी होता है आप इस रो से इसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें, ये वाली रो जो है, ठीक है। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला एलिमेंट -2 है, -2 के नीचे कॉलम भी छोड़ दें और ये वाली भी छोड़ दें और पीछे ये चीज़ बचेगी, तो ये चीज़ मैंने लिख ली। फिर आपने अगली अलामत डालनी होती है माइनस की, पहली प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है। यहाँ पे -2 था इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस, ये वाला 1 आ गया, 1 के नीचे भी छोड़ दें और ये वाला भी छोड़ दें, तो 0 1 1 0 ये देख लें, ठीक है। प्लस अगली अलामत फिर प्लस की, तो 3 आया, तो 3 ये 3 के नीचे वाला और ये वाला छोड़ दें तो ये बचेगी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको सिंपल जो है वो सॉल्व करें। -2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी -2 आएगा। -1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो -1। ये 3 वैसे ही आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमने अब को फैक्टर्स भी निकाल लिए हैं और हमने इसका जो है वो डिटर्मिनेंट भी 8 हमारे पास आया है। इसके को फैक्टर भी निकल गए हैं और डिटर्मिनेंट भी हमने 8 निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्जाइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी कि ये मैट्रिक्स आपने लिख लिया, को फैक्टर्स का मैट्रिक्स लिख लें और उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। अब C11 की वैल्यू हमारे पास -2 आई थी, तो यहाँ पे -2। C12 की वैल्यू +1 आई थी, +1। C13 की
+1 आई थी तो +1, इस तरह करके सारी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे आपने ये C21 है उसकी जगह पे C21 की +6, C22 की -3 ये लिखे सारे आपने इस तरह करके एलिमेंट्स लिख के फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज हम लेंगे तो ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगी। ये देखें -2 1 1 -2 1 1 6 -3 5 6 -3 5 6 4 2 2 ये 4 2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्जाइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, अर्जाइंट ऑफ ए आ गया। अब हम इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को हमने 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है, अर्जाइंट ऑफ ए बटा ए मॉड। ठीक है, अर्जाइंट ऑफ ए ये आ गया हमारे पास, ए का मॉड 8 था तो इसको हमने पूरे मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर दिया, ए मॉड से, तो ए मॉड 8 के बराबर है। ठीक है, तो ये सिंपल थोड़ा सा इसमें आपने को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये मैंने तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये जो होता है ना C22 यहाँ पे जो A22 एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट यहाँ पे A22 होएगा, उसका क्या मतलब होगा कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम में ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट की पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी, A22 जो A22 लिखा होता है ना, उससे लिखा होता है कि A22 का मतलब है कि ये एक एलिमेंट जो हमारा दूसरी रो में है और दूसरा कॉलम, पहला हिस्सा जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका 2 है तो दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, ये तो मैं खैर आपको पहले भी बता के आ चुका हूँ, ये जस्ट मैंने आपको रिमाइंड करवाया है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, ये देखें इस मैट्रिक्स के नीचे 8 था ना, इस मैट्रिक्स के नीचे 8 था, तो जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये 1/8 आ जाएगा। तो ये देखें ये 1/8 और ये मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, जो 8 को हमने नीचे डिवाइड किया था ऊपर लेके गए तो वो 1/8 होगा। वैसे भी आप लिखा रहने दें, ये भी लिख दें, दोनों सेम है, कोई मसला नहीं है इसमें आंसर का। ठीक है, दोनों ठीक होंगे आंसर। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि हमें पता है कि अगर आप इन्वर्स और उसका जो मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स है और उस मैट्रिक्स को, ठीक है, अगर आपके पास ए का इन्वर्स है और अगर आप ए को और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये आपने असाइनमेंट के तौर पर इसको सॉल्व करना है कि ये जो मैट्रिक्स था ये वाला और जो हमें क्वेश्चन में गिवन ए मैट्रिक्स था, जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो शो करना है कि वो आई के बराबर आता है। आई बराबर आएगा तो ये इसका एक हिंट है कि जब आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वाला मैट्रिक्स, ये 1/8 को अभी छोड़ दें, ये वाला मैट्रिक्स और वो वाला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स आएगा, इस तरह का। और इसके साथ फिर ये 1/8 भी है तो इसको 1/8 को मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 1/8 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 कट जाएंगे, यहाँ से भी 8 कट जाएगा, यहाँ से भी, और 1 1 1 आ जाएगा। तो देखें हमारा क्या आ जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 3/3 का। ठीक है, बाकी तो एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है, 1/8 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरोस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। ये जो एलिमेंट्स हैं जब ये 1/8 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 ये 1 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसको और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर ये आएगा। और ये 1/8 था, साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स के साथ तो आपका आई मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रैमर का कानून, क्रैमर्स रूल इसको बोलते हैं। ये एक रूल है जो लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम डिटर्मिनेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ये वो मेथड है जो हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और आपने याद रखना है कि ये सिस्टम उसी वक्त अप्लाई होगा जब हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 के बराबर ना हो। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो हम फिर उसकी जो है वो सोल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नहीं निकाल सकते। आपने याद रखना है कि जब भी क्रैमर रूल हमने अप्लाई करना है तो आपका जो ए का डिटर्मिनेंट है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर अगर होगा, क्योंकि हमने 0 के बराबर अगर वो आ गया तो इसका फार्मूला ये होता है, ये वाला, ये देखें एक्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला लगाएं। तो ये फार्मूले में अगर ए का मॉड ही 0 आ गया, जब ए का मॉड ही 0 आ गया तो ये सारी चीज़ इन्फिनिटी हो गई, तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं। जब हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसी तरह ये नीचे भी 0 है आ जाएगा तो ये हमारा
इन्फिनिट हो जाएगा तो इसको हम फिर इस्तेमाल यानी कि इसका एक्स और वाई की जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं, वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा नीचे अगर ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं 2/2 मैट्रिक्स के लिए, फिर हम 3/3 के लिए एग्जांपल देखेंगे। ये 2/2 3/3 दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये हमारे पास सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल, हमने क्रैमर रूल का इस्तेमाल करके ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, 2 इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करके हमने क्रैमर रूल के ज़रिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने ए मैट्रिक्स बनाना है। ए मैट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया था कि वो किस तरह बनता है। वो आपने ये जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे ना एक्स और वाई के, दोनों इक्वेशंस में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स है ना, वो आपने मैट्रिक्स ए बना देना है। ये देखें 3 -5 -4 +3, ये देखें 3 -5 -4 3, तो ये ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अब इसमें जो थोड़ी सी चेंजिंग वो ये है कि आपने जो एलिमेंट हमारे पास मौजूद होंगे एक्स और वाई मौजूद है ना, तो हमने एक मैट्रिक्स ए सब एक्स बनाना है, यानी कि इस तरह का ए नीचे छोटा सा एक्स। दूसरा हमने बनाना है वाई, ए छोटा सा वाई, इसको पढ़ते हैं ए सब एक्स, इसको पढ़ते हैं ए सब वाई। तो हमने एक मैट्रिक्स ए सब एक्स बनाना है और एक मैट्रिक्स ए सब वाई बनाना है। अगर इसमें कोई तीसरा वेरिएबल जेड होता तो हम तीसरा मैट्रिक्स ए सब जेड बनाते। अगर इसमें x1 होता, जो वेरिएबल्स हैं अगर x1 x2 हैं तो फिर हम बनाते a सब x1, फिर बनाते a x2। ठीक है, ये यानी कि हमने वेरिएबल्स के मैट्रिक्स बनाने हैं, यानी कि अगर वेरिएबल x है तो a x बन जाएगा, a सब x, और दूसरा वेरिएबल y है तो a सब y बन जाएगा। और इसमें दो वेरिएबल्स हैं ना, तो दो मैट्रिक्स बनेंगे, एक a सब x बनेगा, एक a सब y बनेगा। अब तरीका क्या है? तरीका ये है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक होती है, वो आपने याद रखनी है कि जब आपने ए एक्स बनाना है ना, ए एक्स, तो जो एक्स वाली जगह है ना, एक्स वाली जगह आपने छोड़ के ये वाले आपने, यानी यहाँ पे देखें ए एक्स, वैसे तो हमें ए एक्स हमने लिखना था, तो एक्स वाला ये जो है कॉलम आपने छोड़ के एक्स वाले की जगह पे आपने ये वाला कॉलम छोड़ देना, लिख देना है ये वाला। तो ये देखें, जब एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स वाला कॉलम छोड़ देना आपने और उसकी जगह पे ये वाला कॉलम लिख देना है। तो ये देखें 2 -1 ये लिख दिया, बाकी y की जगह पे ये -5 और 3 सेम आ जाएंगे। ये हमारा ए एक्स मैट्रिक्स बन गया, ये हमारा ए एक्स मैट्रिक्स बन गया। सिंपल आपने क्या करना है, जब ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है तो ये एक्स वाली जगह, एक्स वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ के आपने उसकी जगह पे ये वाला कॉलम लिखना है, तो ये कॉलम लिख देना है एक्स की जगह पे, और वाई आपने वही सेम ये -5 और 3 वो लिख दिया। अब ए वाई, जब ए वाई लिखना है तो वाई की जगह पे आपने, वाई वाली जगह पे आपने ये वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो ये देखें 3 -4 ये वैसे ही आ गया, 3 -4 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे आपने y की जगह पे 2 -1 लिख देना है। तो ये देखें 2 -1 ए वाई आ गया। अब आपने क्या करना है, ए का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 तो 3 3 3 9, दरम्यान में माइनस आता है तो 5 4 बार 20, -20 आ गया। ये +20 था तो -20, इसको सॉल्व करेंगे तो -11। अब ये देखें ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए एक्स का माड फाइंड आउट करें और ए वाई का माड इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो ये देखें 3 2 बार 6, -5 1 बार 5, दरमियान में हमेशा माइनस आता है। तो बाकी ये देखेंगे अगर यहाँ पे आपकी माइनस अलामत होती तो दरमियान में प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे -1 और -5 की वजह से +5 आया, तो वो माइनस जो था उसने इसको भी माइनस कर दिया, तो -5 = 1। यहाँ पे देखें -3 3 और यहाँ पे 4 2 बार 8, माइनस का 8, एक जो हम दरमियान में माइनस लगाते हैं तो प्लस का 8, तो ये 5 आ गया। अब आपने फार्मूले याद रखने हैं कि एक्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ए एक्स का माड बटा ए का माड। तो ये देखें ए एक्स के माड की क्या वैल्यू आई है, ए एक्स के माड की हमारे पास वैल्यू आई है 1, तो ये 1 ऊपर रखा, और ए का माड -11 था तो ये -11 नीचे रखा, तो ये माइनस हमने ऊपर सिर्फ शिफ्ट कर दिया ये वाला। ठीक है, वाई हमारे पास क्या होता है, ए वाई का माड बटा ए माड। तो देखेंगे इसकी ए वाई का माड 5 आया था तो नीचे -11, ए का माड -11 आएगा तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्स वाई की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो 3/3 है, यानी कि 3 इक्वेशंस हैं, और हमने वो 3 इक्वेशंस एक्स वाई जेड में भी हो सकती हैं, x1 x2 x3 कुछ भी हो सकता है। ये आपने इन पे ध्यान नहीं देना। सिंपल आपने सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाना है, तो ए मैट्रिक्स का हमें पता है कि कोफिशिएंट्स का होता है, कोफिशिएंट क्या है 1 2 1 1 2 1।
टू टू, यहाँ पे x3 कोई नहीं है तो 0, 2 2 0, 3 5 4, 3 5 4, ठीक है। ये हमारा ए मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 और x3, x1 x2 x3 तीन वेरिएबल्स है ना, तो हमारे पास बाकी जो मैट्रिक्स होंगे वो भी तीन बनेंगे, ax1 बनेगा, ax2 बनेगा, ax3 बनेगा। टेक्निक वही है, टेक्निक आपने वही रखनी है कि जब ax1 बनाना है ना तो x1 वाले की जगह पे आपने ये वाली चीज़ लिख देनी, ये तो ये देखें 1 2 1 ये मैंने लिख दिया, बाकी 2 2 5 1 0 4 ये वैसे ही आ गया, ठीक है। बाकियों को नहीं आपने छेड़ना, सिर्फ जो x1 जब या x आप फाइंड आउट करने लगे हैं तो आपने फिर वो वाली जगह पे छोड़ के ये वाला कॉलम सिर्फ लिखना है, वो आपका ax1 हो जाएगा। जब ax2 लिखेंगे, x2 वाली जगह छोड़ देनी, ये वाली जगह छोड़ दें, ये वाली पहले वैसे ही 1 2 3 वैसे ही आ गई, ये वाली जगह छोड़ के x2 की जगह पे हमने ये वाला मैट कॉलम लिखना है, तो ये 1 2 1 आ गया। नेक्स्ट x3 को भी नहीं छेड़ना, तो 1 0 4 वो वैसे ही आ गया। अब x3 की जगह पे हमने x3 वाली को छोड़ देना है और उसकी जगह पे ये वाला मैट्रिक्स 1 2 1 लिखना है, तो ये देखें बाकी 1 2 3 वैसे, 2 2 5 वैसे, और x3 की जगह पे हमने जब ये ax3 जब बनाया तो 1 2 1 आ गया, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, चार मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको पता है 1 से, इसको रो 1 से रिड्यूस करें तो 1 ये छोड़ दिया तो नीचे 2 0 5 4 ये आ गया, दरमियान में -2 की बारी आ गई, तो 2 ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 2 3 0 4 ये आ गया, +1 ये +1 आ गया। तो तरतीब नहीं आपने चेंज करनी, पहले प्लस वाला फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो 1 आ गया तो 1 के आपने ये छोड़ी और नीचे आपने ये लिख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, वो सॉल्व करेंगे तो -4, ए का डिटर्मिनेंट -4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ax1 का डिटर्मिनेंट ये था, तो इसको सॉल्व रो 1 से करें, 1 आ गया तो ये आ गया, 2 आया तो ये आ जाएगा, 1 है तो ये आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इसका हमें नहीं 0 चाहिए, इसका हम 0 आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया फिर हम इसका सोल्यूशन ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये देखें कि यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बाकियों का अगर 0 आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ax2 हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इसका फाइंड करें पहली रो से, तो 1 इंटू दिस, 1 -1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस। अब ये आपको खुद करने चाहिए, आपको समझ आ गई होगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ax3 का है, ये मैट्रिक्स रखें, इसको भी रो 1 से रिड्यूस करें तो 1 आ जाएगा, 1 के नीचे ये छोड़ दें तो 2 2 5 1 ये आ जाएगा, -2 आ गया, ये माइनस और 2 ये छोड़ दें 2 3 2 1 ये आ गया, +1 ये, और ये छोड़ा और ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि x1 हमारे पास है, x1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ax1 का मॉड बटा a का मॉड, तो ax1 का मॉड तो 0 आया था, तो a का मॉड -4, तो इसका आंसर अगर ऊपर 0 हो तो फिर 0 ही आंसर आता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। x2 का वैल्यू आएगी ax2 का मॉड नीचे a का मॉड, तो ये -4 ओवर -4 ये 1 आ गया। x3 हमारे पास ax3 ओवर a का मॉड, ax3 का मॉड बटा a का मॉड, तो 4 -4 -1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें हमें 4/4 का डिटर्मिनेंट दिया गया हुआ है, तो हमने उसको रो ऑपरेशन के साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या करें कि अगर आप एक एलिमेंट ऊपर 1 बना लें यहाँ पर, और उसके बाकी या तो रोज़ को 0 कर दें, ये वाली तीनों एलिमेंट्स को 0 कर दें, या उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 कर दें, ठीक है। यानी कि पहला एलिमेंट 1 हो, बाकियों का जो होगा वो आप बाकी एलिमेंट्स या रो के साथ वाले 0 कर दें या कॉलम के नीचे वाले 0 कर दें, तो वो आपकी वो रो भी ख़त्म हो जाती है और कॉलम भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम इस पर रो ऑपरेशन पहले लगाएंगे। ये देखें हमने R2 - 2R1 किया, R2 - 2R1, R2 यहाँ पे 2 था, ये देखें 2 लिखें, और R1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -2 से किया तो 1 को तो -2 आ गया, ये काट के जवाब 0 आ गया। इसी तरह ये 3 लिखें, 3 दरमियान में दरमियान में माइनस ये वाला, और R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, तो इसका आंसर -5 आ गया। तो ये देखें नीचे -5 आ गया। यहाँ पे 4 लिखें, 4 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 10 आ गया तो -6 आ गया, तो ये देखें -6 आंसर आ गया। 7 लिखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो -12
आपने ये देखें कि ये -5 आ जाएगा, ठीक है, ये -5 आ गया। अब देखें कि ये हमने यहाँ पे 0 बना लिया और बाकी भी आपने ऑपरेशन पूरी रो पे अप्लाई करना होता है, ये वाला पूरा ऑपरेशन, ये वाला, ठीक है। यानी कि जिस रो में हमने चेंजिंग करनी होती है, अब किस रो में हमने 0 बनाना था, रो 2 में, 2 नंबर वाली रो में हमने यहाँ पे 0 बनाना था। तो R2 को पहले लिखें, फिर आपने प्लस या माइनस करके आपने इस रो को एडजस्ट करना होता है। ये वाली जो रो होती है ना, रो 1, यानी देखें कि आप रो 1 को अगर माइनस रो 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आप दोनों को -R2 और 2R1 इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो फिर ये 0 बनेगा। जब यहाँ पे 0 बन गया, बाकी जो कुछ मर्जी बनता रहे हमारे पास, हमें कोई फ़र्क नहीं है, बाकी आपने सब पे ये अप्लाई करना है। ये देखें मैंने करके दिखाया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है, यहाँ पे। तो सिंपल क्या करें, यहाँ पे 0 बनाना है तो R3 को पहले लिख लें और R1 को सिंपल इसमें जमा कर दें। तो ये देखें -1 जमा 1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह 4 + 4 8 आ गया, 2 + 5 7 आ गया, 1 + 6 7 आ गया। फिर हमने यहाँ पे 0 बनाना है 6 की जगह पे, तो 6 की जगह पे बनाना है तो ये हमारे पास है R4, सॉरी यहाँ पे R4 लिखें, ठीक है। ये R4 है, चौथी रो है ना, तो R4 को जब हम R1 से 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे ना, ये देखें R1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें R4 की वैल्यू 6 थी और इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई R1 को करके तो ये 6 - 6 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये देखें -4 को वैसे ही लिख लें और इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 बार 24 और -24 करें तो ये देखें -28। इसी तरह इसको करें, इसी तरह इसको करें तो ये देखें हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने 3 0 बना लिए और यहाँ पे आप 2 0 बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको, इन 2 एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, वो करेंगे कि R2 को हम 8/5 से ज़रब दे देंगे। ये वाली जो R2 थी ना, इसको हम 8/5 से ज़रब देंगे पहले, फिर उसको जमा कर देंगे R3 के साथ। तो जमा किया तो ये देखें यहाँ पे 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आप खुद करें, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया कि R2 जो थी, ये रो 2 जो है यहाँ पे, ये जो रो 2 है, इसको हमने 28/5 से ज़रब दी और R4 में माइनस कर दिया। यानी कि R4 का एलिमेंट पहले लिखना है, R4 का एलिमेंट पहले लिखें, फिर R2 के एलिमेंट को 28/5 से ज़रब दे के माइनस करें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे अब हमने यहाँ पे 0 बना लिए और अब हमने ये इस जगह पे 0 बनाना है। तो देखें अगर आप R4 में 0 बनाना है तो R4 को पहले लिखें और R3 जो है, R3 ये देखें R4 में था -351/5, ठीक है। ये हमने पहले लिख लिया क्योंकि यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। इसको आपने माइनस करना है, माइनस करेंगे, इस रो को आपने ज़रब देनी है 351/13 से, 351/13 से इस रो को मल्टीप्लाई करें रो 3 को, तो जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, वो हमारे पास +351/5 बन जाएगा, ठीक है। यानी जब आप R3 को इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट को इससे ज़रब देंगे तो वो प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास +351/5 आ जाएगा। तो एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह आपने फिर ये हमारे पास ये -6 था तो -6 के आपने पहले लिखना है -6 यहाँ पे और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है -6 प्लस, ये देखें 351/1 से मल्टीप्लाई करें। R3 का एलिमेंट ये -1 है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +351/13। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 273/13 बन जाएगा। तो ये देख लें, ठीक है। अब ये हमारे पास एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ये देखें इसके ये ऊपर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं इस तरह ट्राइंगल शेप में, इस तरह करके, और नीचे सारे 0 हैं। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले, इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो वही हमारा आंसर जो है डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। तो ये देखें मैंने 1 को -5 को -13/5 को और 273/13 को ज़रब दी तो इसका आंसर 273, यानी कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। यानी जो ये पूरा मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट 273 के बराबर है। ये हमने ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि अगर हमारे पास नीचे सारे 0 बन जाएं और ऊपर ट्राइंगल शेप में अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है यानी ऊपर,
ठीक है, ये देखें ज़ीरोज़ नीचे की तरफ हैं और ये ऊपर की तरफ, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये 1 -5 ये, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।